अगर आप भी मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं और यह सोचते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, जेब में पैसों की क्या ज़रूरत, तो आपको मुझे सुनने की ज़रूरत है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता 9 अप्रैल शाम को 4 बजे के आसपास मैं अपने लिए कुछ मार्केट में लेने गया। याद रखना, ये 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में था ये सब कुछ। सोचा था कैशलेस पेमेंट कर दूंगा, कुछ स्क्रैच कार्ड वगैरह भी मिल जाएंगे। लेकिन मैंने अपने मर्चेंट को पेमेंट तो किया, पैसा मेरे अकाउंट से डेबिट भी हो गया, पर मर्चेंट के अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कहने का मतलब, पैसा मेरे खाते से तो कट गया, लेकिन दुकानदार के खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं। ये जो पेमेंट है मैंने फ़ोनपे के थ्रू किया था। हमने सोचा 5 मिनट में पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन वो पैसा ना तो मेरे अकाउंट में आया और ना ही दुकानदार के। हम 1 घंटे तक उसी दुकान पर ऐसे ही खड़े रहे। इस दौरान हमने फ़ोनपे के कॉल सेंटर को फ़ोन लगाया। उधर कस्टमर सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि वी कांट हेल्प यू, हम आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करेंगे। आपका जो होम बैंक है, मतलब जिस बैंक से आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे केस में मेरा बैंक जो है वो एसबीआई, मेरा बैंक मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर मैंने अपने बैंक को भी फ़ोन किया, एसबीआई को। एसबीआई वालों ने मना कर दिया। एसबीआई वालों ने कहा कि नहीं सर, आपको फ़ोनपे से ही बात करनी पड़ेगी, जिस ऐप के थ्रू आपने पैसे भेजे हैं। फिर से मैंने फ़ोनपे को कॉल किया, फ़ोनपे वालों ने फिर मना कर दिया। फिर कहा कि नहीं, आप एसबीआई पर जाइए। इसके बाद मैंने अपने पापा से पैसे ट्रांसफ़र करवाए बहुत दूर से, ताकि जो 3,000 रुपये का जो पेमेंट है मेरा, वो सक्सेसफुल हो जाए और मेरा मर्चेंट मुझे मेरा सामान दे दे। और फिर हम बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए हम घर आए और हमने फिर से फ़ोनपे को कॉल किया। फिर से हमने एसबीआई वालों को कॉल किया। इस दफ़ा एक बार फ़ोनपे वालों ने कहा कि आप एक टिकट रेज़ कीजिए हमारे ऐप पर जाके। मैंने उनके ऐप पर जाके एक कंप्लीट टिकट रेज़ भी किया, लेकिन उस टिकट का कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स मुझे नहीं आया। इमीडिएट यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद जो रात थी, रेस्टलेसनेस, और वो जो रात थी वो एकदम स्लीपलेस थी। मेरे 3,000 रुपये फंस चुके थे इस समय तक, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो पैसे हैं वो किसके पास हैं। ना ये पता था कि फ़ोनपे वालों के पास हैं, या ना ये पता था कि ये मेरी बैंक वालों के पास हैं। ये फंस गया सी। फाइनली मेरी जो कंप्लेंट है वो 9 अप्रैल रात को रजिस्टर्ड हुई फ़ोनपे ऐप पर, और उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि हमें 5 to 7 वर्किंग डेज़ दीजिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उन्होंने मुझसे 5 से 7 दिन मांगे। मैंने सोचा ठीक है, 5 से 7 दिन ठीक है। लेकिन मुझे 15 तारीख के आसपास एक मैसेज आता है कि आपको 30 दिन तक और इंतज़ार करना पड़ेगा कोई भी रिस्पॉन्ड पाने के लिए अपने मर्चेंट की बैंक से। यानी कि मेरे दुकानदार की जो बैंक है वो मुझे 30 दिनों के अंदर अंदर कुछ रिस्पॉन्स करेगी। 30 दिन लगभग कब हो जाते हैं? 30 दिन हो जाते हैं अपने 9 अप्रैल से लेके लगभग 9 या 10 मई, है ना? तो ठीक है, 10 मई आ चुकी थी। 10 मई को मैंने फ़ोनपे को फिर से कॉल किया। उन्होंने कहा कि जो इशू है वो उनकी तरफ से सॉल्व हो चुका है। जो इशू है वो उनकी तरफ से सॉल्व हो चुका है, और फ़ोनपे वालों ने मुझे कहा कि आप अपनी बैंक को कॉल कीजिए, यानी कि आप एसबीआई को कॉल कीजिए। मैंने उसी दिन एसबीआई को कॉल किया, दोपहर की बात है। तो एसबीआई को कॉल किया, एसबीआई वालों ने कहा ठीक है, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है। एक कंप्लेंट नंबर दे दिया गया मुझे, और कहा कि आप 5 to 7 वर्किंग डेज़ रुकिए इस इशू को सॉल्व होने में। तो 5 से लेकर 7 वर्किंग डेज़ कितने होते हैं? 10 से लेकर 17 तारीख तक हुआ है ना? 17 तारीख तक मेरा जो इशू है वो सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। इन एसबीआई वालों ने भी गलती कर दी। एसबीआई वालों ने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया मेरा इशू। इन्होंने मुझसे 7 दिन और मांगे, यानी कि 17 से 7 दिन, 22-23 तारीख तक आप समझ सकते हैं। 22-23 तारीख तक ये मेरा जो इशू है वो सॉल्व हो जाना चाहिए था। फिर क्या हुआ? लेकिन 23 मई को फिर से मैं कॉल करता हूँ एसबीआई वालों को, और वो मुझसे कहते हैं कि सर कृपया आप 15 दिन और इंतज़ार करिए आपकी मर्चेंट की बैंक से कोई रिस्पॉन्ड आने में। मर्चेंट यानी कि मेरा जो मर्चेंट है, दुकानदार है, उसकी बैंक कौन सी है? एक्सिस बैंक। उधर से कोई रिस्पॉन्ड आएगा, इसके लिए आप 15 दिन इंतज़ार कीजिए। मैंने सोचा ठीक है, होप रखी। इन्होंने मुझसे 15 दिन मांगे कि मर्चेंट की बैंक आपको रिस्पॉन्ड करेगी। 15 दिन इन्हीं की कॉल सेंटर बॉय के हिसाब से 20 मई से शुरू हो चुके थे। 20 मई से लेकर 15 दिन कब तक हुए? लगभग 4 या 5 जून तक। यानी कि 4 या 5 जून तक मेरी मर्चेंट की बैंक मुझे कोई रिस्पॉन्ड करती। एसबीआई वालों ने कहा कि हमने आपकी मर्चेंट की बैंक को रीडायरेक्ट कर दिया है, और सिर्फ वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ मर्चेंट की बैंक यानी कि जो एक्सिस बैंक है वो मुझे हेल्प कर सकती है। अब इसके लिए मुझे कोई रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया कि आप मर्चेंट की बैंक को जब कांटेक्ट करेंगे तब आप ये रेफरेंस नंबर यूज़ कीजिएगा। मैंने परेशान होकर 4 या 5 तारीख को एक और कंप्लेंट रेज़ करवा दी। अब वो जो कंप्लेंट रेज़ हुई है उसके लिए भी इन्होंने मुझसे 15 दिन मांगे हैं। 4-5 तारीख से जो 15 दिन है वो कब तक होंगे? लगभग 20 तारीख तक। तो जब मैंने 4 या 5 तारीख को एसबीआई वालों से बात की,
तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि सर जो मेरी पुरानी कंप्लेंट है, यानी कि जो मैंने 10 तारीख को जो कंप्लेंट कराई थी, उसका क्या स्टेटस है। उन्होंने मुझसे कहा कि सर जो आपकी 10 तारीख वाली जो कंप्लेंट है उसमें आपको 15 दिन इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, और जो 15 दिन है ना, वो 20 मई से शुरू थोड़ी हुए हैं, वो 15 दिन तो 4 जून से शुरू हुए हैं। तो यार देखो, जो मेरी नई कंप्लेंट थी उसके लिए भी मुझे 15 दिन इंतज़ार करना है, और जो मेरी पुरानी कंप्लेंट थी 10 मई वाली, उसके लिए भी मुझे 15 दिन तक इंतज़ार करना है, यानी कि लगभग 19 से लेकर 20 जून तक मुझे इंतज़ार करना है। लेकिन कैसे भी करके मैंने एसबीआई से थोड़ी और बात की, इनके हायर ऑफिशियल से मैंने बात की, हायर ऑफिशियल्स से बात की, तो उन्होंने मुझे एक और हायर ऑफिशियल का नंबर दिया, नंबर नहीं सॉरी, ईमेल आईडी दी मुझे। ईमेल आईडी थी उनकी एसबीआई के जनरल मैनेजर की। मैंने एसबीआई के जनरल मैनेजर को एक ईमेल किया लगभग 7 तारीख को। 7 तारीख को मैंने ईमेल किया कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ है। तो जनरल मैनेजर उधर से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आया कि 48 घंटों में आपको जनरल मैनेजर कांटेक्ट करेंगे। 48 घंटों में कहा था, लेकिन जो रिप्लाई है वो 40 घंटों में आया, और 40 घंटों में रिप्लाई आता है कि आप 48 घंटे और इंतज़ार कीजिए। अब देखो यार, मैं तो आशावादी हूँ, मैंने और इंतज़ार किया 48 घंटे, लेकिन 48 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे। अभी तक हो चुकी थी 10 से लेकर 11 जून। 9 अप्रैल को जो मैंने पेमेंट किया था ना, वो मैंने गूगल पे के स्कैनर के थ्रू किया था। स्कैनर यानी इन द सेंस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गूगल पे का नीचे कोने में लगा है ना, ऐसा स्कैनर, इस प्रकार इससे मैंने स्कैन किया था और पे किया था, और ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया था, लेकिन किया मैंने फ़ोनपे के थ्रू था। अब नॉर्मली इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, स्कैनर किसी का भी हो, यूपीआई जो आईडी होती है वो बंदे की एक ही होती है। इसीलिए मैंने अपना एक लास्ट मूव ये था कि मैंने गूगल पे वालों को फ़ोन किया। सोचा कि गूगल पे वाले मेरी हेल्प कर देंगे थोड़ी बहुत। मैंने गूगल पे वालों को फ़ोन किया, उनकी तरफ से एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मुझे रिप्लाई आया कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका पैसा एकदम सेफ़ है। मेरे मन में बहुत ही खुशी हुई कि पहली बार इतने सारे कस्टमर केयरों में से मेरी जो जेन्युइन कंसर्न है वो गूगल पे वालों ने समझा, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर पता बाद में क्या कहा, उन्होंने कहा आपका पैसा एकदम सेफ़ है, लेकिन इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, आप फिर कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब इस बीच तक मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि क्या बताऊँ। गूगल पे वालों ने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ आप परेशान मत होइए, आपका पैसा एकदम सेफ़ है, वो आ जाएगा, लेकिन हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। गूगल पे वालों ने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी हालत कुछ इस प्रकार हो चुकी थी तब तक। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात, जान दे देंगे इसके लिए। उसके बाद मैंने ट्विटर पर जाकर फ़ोनपे वालों को कांटेक्ट किया। ट्विटर पर मैं गया, ट्विटर पर फ़ोनपे का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स यानी कि 1.5 घंटे में रिप्लाई आ गया। उन्होंने मुझे वही करने को कहा कि आप फ़ोनपे पर जाके एक टिकट रेज़ कीजिए, जो कि तो मैं 2 महीने पहले ही कर चुका हूँ वो काम तो। लेकिन एक लिंक और थी उसमें नीचे, एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं भारत में उसको रेगुलेट करता है। तो मैंने इनको भी कांटेक्ट किया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको भी मैंने कांटेक्ट किया। और कांटेक्ट में इन्होंने मुझसे ये मांगा, वो लड़की आती है ना, वो जो कहती है कि कृपया अपना 12 अंकों का खाता संख्या दर्ज करें। मैंने अपनी 12 अंकों की खाता संख्या दर्ज करी, सोचा कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़की ने कह दिया कि आपका दर्ज किया हुआ खाता नंबर अमान्य है, कृपया पुनः अपना खाता नंबर दर्ज करें। मैंने अपना जो खाता नंबर है वो पुनः दर्ज किया, यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन उसने पुनः कहा कि नहीं आप पुनः दर्ज करें। तो मेरा खाता नंबर उसने लेने से मना कर दिया कि आपका खाता नंबर वैलिड नहीं है। अब ये जो खाता नंबर है वो पिछले 5 साल से है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपना खाता नंबर 4-5 बार चेक किया, लेकिन बार बार उस लड़की ने मुझसे यही कहा कि आप अपना खाता नंबर चेक करें। तो यहाँ पर मुझे एनपीसीआई ने भी मतलब डिसअपॉइंट किया। एनपीसीआई की तरफ से भी कोई मेरे को कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं मिला। और याद रखिएगा, इस सब के दौरान मैं हर 5 दिन में अपने दुकानदार को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि अंकल आपके पास पैसे आए कि नहीं। वो मुझे अपनी मिनी स्टेटमेंट भेज देते हैं। अब बताइए इतना भरोसेमंद क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी मिनी स्टेटमेंट भेज दी मुझे और कहा कि बेटा देख लो, मेरे अकाउंट में पैसे आपके नहीं आए 3000 रुपये। और एट द एंड ऑफ द डे हमने एकमात्र लास्ट मूव चला। मेरे जो मर्चेंट हैं, जो भैया हैं, वो गए एक्सिस बैंक, यानी कि मर्चेंट की बैंक के पास। एक्सिस बैंक है ना उनकी बैंक, तो एक्सिस बैंक के पास गए। वो उन्होंने एक्सिस बैंक के मैनेजर से जाके पर्सनली बात की 1 घंटा। और बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा, एक्सिस बैंक वालों ने कहा
कि सर जो पैसा है वो इंटाइटल ही नहीं बता रहा है हमारे अकाउंट में, हम आपको कैसे रिफंड बैक कर दें। एक्सिस बैंक वालों के पास पैसा पहुंचा ही नहीं है, यानी कि जो मर्चेंट की बैंक है उसके पास पैसा पहुंचा ही नहीं है, तो वो रिफ़ंड कैसे कर दें। बात तो उनकी भी सही है, लेकिन फिर SBI वालों ने मुझसे ये क्यों कहा था कि हमने एक्सिस बैंक से बात कर ली है, वो आपका जो रिफ़ंड है वो बैक कर देंगे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, हो सकता है रिफ़ंड बैक आ जाए, अभी तक तो नहीं आया। और देखिए फ़ोनपे को यूज़ करते वक्त ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, सैकड़ों कस्टमर्स के साथ हुआ है जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फ़ोनपे को इस मामले में एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए प्रॉपर, और मेरा पैसा मुझे रिफ़ंड बैक करना चाहिए एज सून एज़ पॉसिबल। तो थैंक यू 10-11 मिनट तक मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।